हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेंस लॉ, जिसके हेल्प से हम लोग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। और लेंस लॉ में हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से आनी चाहिए जो कि चेंज को अपोज कर सके। चेंज मतलब जिस रीजन से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण हो रहा है तो वो उस ओरिजिनल फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए करंट प्रोड्यूस करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था तो उस ओरिजिनल डिक्रीजिंग फ्लक्स को वापस से स्ट्रेंथन करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और इसके हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, और लास्ट में हम एक एग्जांपल और बता रहे थे। शायद आपको ये लास्ट एग्जांपल था जिसमें हम लोग डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस देखना चाहते थे, पर शायद ये पूरा नहीं हो पाया था एग्जांपल, तो इसे हम फिर से रिपीट कर देते हैं। इस एग्जांपल को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सोलेनॉइड था जिसमें करंट की डायरेक्शन आपको गिवन है, और इस सोलेनॉइड को हम रिंग के पास मूव कर रहे हैं। इमेजिन करो, अब इस सोलेनॉइड को हम रिंग के पास मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा। पहली बात तो सोलेनॉइड की जो फील्ड है वो फाइंड करने से पहले हम सोलेनॉइड का नॉर्थ और साउथ पोल फाइंड करेंगे। बताओ, इस टाइप के डायग्राम में सोलेनॉइड का नॉर्थ और साउथ पोल हमें कैसा दिखेगा। ये डायग्राम हम लोगों ने बनाए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, आप लोगों की कॉपी में। आपको पता है कि इस टाइप के केस में राइट हैंड रूल यूज करेंगे, और यूज करने पर हमें इसकी फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से मिलेगी। ये कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा। ठीक है, और इनडायरेक्टली ये एक्ट करेगा एज अ नॉर्थ पोल, और ये होगा साउथ पोल। अब बताओ कि ये अगर सोलेनॉइड को हम यहाँ आगे मूव करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ था सोलेनॉइड को आगे मूव करेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है। इस लूप के अंदर, इस सर्कुलर लूप के अंदर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना। इस सर्कुलर लूप के अंदर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये उस फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। इसके लिए इसे अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ प्रोड्यूस करनी है, टुवर्ड्स लेफ्ट। क्योंकि लेफ्ट से राइट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करने के लिए ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लू कलर में। इसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है यहाँ पर। अच्छा ही डायग्राम बना देते हैं, एक ही बार में सब क्लियर कर देते हैं। इसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड को जिस तरह से जनरेट करें, बताओ। अब इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए ऑब्जर्वर के फ्रेम से देखो, ऑब्जर्वर राइट में खड़ा है तो उसे कैसा करंट दिख रहा है, उसे करंट दिख रहा है क्लॉकवाइज। आपको पता होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, जो हम लोगों ने करंट करिंग लूप के लिए, करंट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए बताया था, तो वो होगा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, कैसे एंटी क्लॉकवाइज? फिर से, कल भी बताया था, फिर से। एक ही स्टूडेंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट देखें, तो पहले ये तो देखें। हम भी चेक कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है हमने ही गलत बोल दिया हो फिर। इतने सारे लोग बोल रहे हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो हो सकता है हमने ही गलती कर दी हो फिर। ऑब्जर्वर की साइड से देखो, ऑब्जर्वर की साइड से उसे करंट दिखाई देगा, ये देखो। आ, यहाँ से इस टाइप से, ये बाहर वाली साइड है, और ये पीछे वाली साइड है।
एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। कैसे होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज? देखो, हम चाहते हैं कि पीछे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, राइट? पीछे के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, और ये ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, उसे दिख रहा है कि जो सर्कल है, ये सर्कल। अच्छा, एक चीज बताओ कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर अगर इसको देखता तो ये कौन सा डायरेक्शन है? इस ऑब्जर्वर के लिए ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। अब बताओ, अगर ये वाली डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज होगी तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी। अगर ये डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज होगी तो दोनों ही फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी फिर तो, है ना? तो इस फील्ड को क्या होना चाहिए? अपोजिंग नेचर का अगर करवाना है तो इससे फिर क्या होना चाहिए? डायरेक्शन वाइज क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है। अब पॉइंट क्लियर हो गया। और किसी को फिर भी कंफ्यूजन हो तो इसे याद रख लेना, ये सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के लिए हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में, लास्ट टू लास्ट टॉपिक में हमने सर्कुलर लूप के लिए वो जो ग्राफ, वो डायग्राम बनाया था, सॉरी। ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड वाला है लूप, और वो पीछे वाला लूप इनवर्ड है। और अगर इसमें करंट इस टाइप से जाएगा तो उसकी फील्ड कुछ जैसे बनती है। ठीक है। हम इसको अब हम लोग उठाकर 90 डिग्री लेफ्ट टिल्ट कर देना। ये 90 डिग्री इसको उठा के लेफ्ट टिल्ट कर दो, तो आप देख लो। यहाँ से देखने वाले को फिर आपको करंट कैसा दिखेगा आप खुद ही समझ जाओगे। क्लॉकवाइज दिखेगा। चलो, अब इसके बाद आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ऐड करेंगे, और वो होता है कंसेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ एंड हॉल्स इफेक्ट। आज जिस कंसेप्ट की बात करेंगे वो होगा कंसेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूँ तो उसके एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होता है हम उसका डिस्कशन करना चाहते हैं। तो पहले एक एग्जांपल देखो। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, सपोज आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड है, ब्लू कलर में ये कंडक्टिंग रॉड है, और इसको हमने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिंग रॉड को मूव कराते हैं तो इस कंडक्टिंग रॉड के जो एंड्स हैं उसके अक्रॉस कुछ ईएमएफ जनरेट होता है। डायरेक्शन में बताऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कैसे होगी वो हम बताएंगे। बट इसके एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट होता है, ये एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ एक्ट करता है। ठीक है। अब हमें ये समझना है कि सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह एक्ट क्यों करता है। तो देखो, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ये सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह एक्ट क्यों कर रहा है। ये वही रॉड है, थोड़ा सा मैंने इसको और मैग्नीफाई करके बनाया है। सपोज रॉड की लेंथ है एल, रॉड की स्पीड है वी। अभी सब परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, बाद में मैं डायरेक्शन वगैरह अलग भी कर दूंगा, एट एन एंगल थीटा भी करूंगा, पर अभी लेंथ और वेलोसिटी देखो परपेंडिकुलर लिए। लेंथ और वेलोसिटी हमने परपेंडिकुलर लिए है ना। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इनवर्ट्स इनटू द प्लेन। मुझे बताओ कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये कंडक्टर मूव करेगा, जब आप कंडक्टर को कुछ वेलोसिटी दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टर के साथ भी मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास भी कंडक्टर के डायरेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी आना शुरू होगी। तो इनडायरेक्टली क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही चार्ज पार्टिकल बड़े पसंद आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही चार्ज पार्टिकल बड़े पसंद आते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, लॉरेंट्ज फोर्स में एक एक्सप्रेशन था, मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, क्यू वी क्रॉस बी।
कुछ याद आया? क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे बस इतना बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देख लो आराम से, वी क्रॉस बी निकाल के देख लो। बता दो डायरेक्शन कहाँ आने वाली है इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की। हाँ, वी क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी जैसे निकालते हो वैसे वी क्रॉस बी निकालोगे तो अपवर्ड्स आएगी। पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो उस पर फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स। याद आया? नेगेटिव चार्ज में अगर ये क्यू नेगेटिव हुआ तो फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। ये नीचे इलेक्ट्रॉन्स क्यों आ गए? ड्यू टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए और कुछ पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ गया। अच्छा, अब बताओ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेट होने से क्या हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेट होने से इसके अंदर भी एक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट होगी? डाउनवर्ड जनरेट होगी। अब जैसे मान लो एक नया इलेक्ट्रॉन है, उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस चार्ज पे फोर्स कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ होगा? अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा ऐसा? डाउनवर्ड होगा, अच्छा। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। देखो, कोई बात नहीं है ना। देखो, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पे फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं लिख देता हूँ एफ इंटू ई। ई रिप्रेजेंट्स फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक फोर्स अभी मैंने आपको बता ही दिया कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो लग ही रहा है नीचे। कलर चेंज कर देता हूँ, है ना। एक फोर्स और लग रहा है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। अब बताओ, अभी भी क्या होगा कि बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है क्योंकि दो चार इलेक्ट्रॉन ही मूव करके गए थे। तो अभी भी क्या होगा, नेट फोर्स नीचे होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। तो कुछ और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके आएंगे। पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होती जाएगी, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इक्वल हो जाएंगे। दैट इज, जब ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का जब इक्वल हो जाएंगे। और वो कब होगा? जब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और तब पता है क्या होगा उसके बाद? अब फर्दर नए इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने थे नीचे उतने ट्रांसफर हो गए, जितना नेगेटिव चार्ज नीचे जनरेट होना था हो गया, जितना पॉजिटिव चार्ज ऊपर जनरेट होना था हो गया। अब कोई नए चार्ज का मोशन नहीं होगा। पर तब तब क्या हुआ? तब तब देखो, ये वाला जो एंड है ये एक तरह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह, और अब ये एक तरह से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आप मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के बता सकते हो? इसको मैं एक काम करता हूँ, स्मॉल बी लिख देता हूँ और स्मॉल ए लिख देता हूँ, क्योंकि कैपिटल बी से आप मैग्नेटिक फील्ड से कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। इसको हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड विच आई एम मार्किंग एज ए एंड बी। तो बी बी और ये बी ए। अच्छा, अब आपने फील्ड निकाल ली अभी। फील्ड निकाल लिया आपने। ये स्मॉल वी स्पीड है ना। स्मॉल वी जो है वो स्पीड है, तो फील्ड आ गई वी इंटू बी। अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड में रिलेशन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई इंटू डी, बिल्कुल सही। तो वही लिखा है मैंने। ई होता है वी बाय एल, और वी होता है ई इंटू एल। तो अब एक काम करो, ये जो फील्ड आई है इस फील्ड को इस फॉर्मूले में रख दो। और कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल वी स्पीड है और ये कैपिटल वी पोटेंशियल है ना। कुछ लोगों को तो स्मॉल वी कैपिटल में भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। वो स्मॉल वी कैपिटल वी को भी सेम समझ रहे होंगे इतनी देर से। ठीक है, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? बी एल वी। ये है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज क्रिएटेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड ड्यू टू ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
और ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे कंडक्टर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा, तो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो उसके बाद क्या होगा बताओ? उसके बाद वो जो कंडक्टर के अंदर अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। चार्जेस के कारण, इंड्यूस चार्जेस के कारण उसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड। अब जैसे इसी एग्जाम्पल में देखो क्या होगा। इसी एग्जाम्पल में यही अपन ने पढ़ा, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मुझे बताओ क्या होगा जब आप इन दोनों को एक वायर से ज्वाइन कर दोगे? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके यहाँ चले जाएंगे। और सर्किट में करंट कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मतलब यहाँ पे करंट होगा। ठीक है। चलो पहले तो इतना बेसिक नोट करते हैं, फिर और आगे इसमें कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग। ये वाला डायग्राम ड्रॉ मत करना। नीचे हम लोग जो डायग्राम था ना जिसमें डेरिवेशन हुआ वो वाला ड्रॉ करें। ये तो सिर्फ आपके माइंड में एक इसकी एक इमेज क्रिएट हो जाए, बेसिक कंसेप्ट का मीनिंग पता चल जाए, इसलिए हमने ये इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ किया था। सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है अभी हमें। और अब ये डेरिवेशन लिखो। नोट नहीं हुआ था वो पीछे वाला, पहले ये नोट कर लो। ये स्किप मत करो, फिर मैं पीछे एक मिनट के लिए स्क्रॉल कर दूंगा डेफिनेशन पर। पहले इतना नोट कर लो। हाँ बिल्कुल सही।
सक्षम ने सही आइडेंटिफाई किया है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन फैराडेज लॉ में क्वेश्चन कर रहे थे ना तब भी आया था। और याद करो वो एक्सप्रेशन कहाँ आया था, मैं बता देता हूँ, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वो। मैंने बताया था तब कि इसको दूसरे मेथड से करेंगे। ये वाला देखो, यही वो था। अभी एक क्वेश्चन देखो, इससे करके देखो। एक क्वेश्चन अब मोशन लेफ्ट से करो, रॉड मूव कर रही है, तो बीएलवी का पोटेंशियल देखो, डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है आपका। पोटेंशियल बीएलवी का डिवाइडेड बाय, हाँ, पोटेंशियल बीएलवी का डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज करेंट। ठीक है। चलो अब ये नोट करने के बाद, ये माइंड में बस एक पिक्चर बना लो। डायरेक्शन आपको डिसाइड करनी है, मैंने अभी बताया ना कैसे डिसाइड करोगे। इलेक्ट्रॉन पे देख लो फोर्स कहाँ लग रहा है, कहाँ मूव कर रहा है। जहां इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मान लेना, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा। इन शॉर्ट ये इस टाइप का एक रिजेम्बलेंस होगा। इक्वालिटी नहीं है, इक्विवेलेंसी है। मतलब इक्विवेलेंट मतलब कि ये इस टाइप से रिजेंबल करता हुआ दिखेगा आपको एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है। चलो अब इसके बाद, अब ये देखो, ये बहुत ही ज्यादा जनरल केस को अब क्या नोट नहीं करा आप लोगों ने, ये नोट नहीं हुआ था। हाँ, एल इफेक्टिव बिल्कुल सही। लो, एक स्टूडेंट का और मैसेज आ गया, अमन का और मैसेज आ गया कि इसमें एल इफेक्टिव लेंगे, बिल्कुल सही है। इसमें हमें लेना पड़ेगा इफेक्टिव लेंथ। इसमें हम लोग लेंगे एल इफेक्टिव, बिल्कुल सही। तो अगर वायर कभी आपको कुछ इस टाइप से इरेगुलर शेप का मिलता है, तो आप क्या करोगे उस केस में। अच्छा, ये मैं आपके लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आपको प्रूफ भी करना है ना। ये आपको प्रूफ करना है कि अगर ये वायर इरेगुलर शेप का है तो हम डायरेक्टली कैसे, मतलब एल इफेक्टिव ले सकते हैं। ये आपको प्रूफ करना है ना। ये आपका एक इसका प्रूफ भी लिख देता हूँ मैं, वरना भूल जाऊँ यहाँ पे। प्रूफ इसका आपको ट्राई करना है। मैं सिंपली बस ये मेथड बता रहा हूँ कि इस केस में क्या करते हैं। इस केस में हम लोग इस वायर को इफेक्टिव लेंथ से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब इसकी जगह आप क्या करोगे, हम इफेक्टिवली वायर की जो लेंथ आनी चाहिए, इफेक्टिव लेंथ, वो लेते हैं। और वो लेने के बाद फिर जो इफेक्टिव लेंथ के लिए आई एल बी का एक्सप्रेशन होता है, आई एल क्रॉस बी, वो यूज करते हैं। ठीक है। तो ये नोट कर लो, इफ वायर इज ऑफ इरेगुलर शेप। अरे आई एल क्रॉस बी क्या बोल रहा हूँ, ये एल इफेक्टिव लेने के बाद अ, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। मतलब गलत बोल दिया ना मैंने भी, ये वाला एक्सप्रेशन। वो तो फोर्स का एक्सप्रेशन था, जो हम लोग फोर्स निकाल रहे थे ना, वो वाला एक्सप्रेशन था। ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे। यही आपको प्रूव करना है एक्सप्रेशन, कि एल इफेक्टिव लेंगे और एल इफेक्टिव लेने के बाद भी वो आएगा वी क्रॉस बी डॉट एल इफेक्टिव। याद रखना, आज आज में प्रूव कर लेना। प्रूव क्या करना है आपको, ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, दैट इज, ये फाइनल रिजल्ट था जो मैंने इसे लिख दिया है ना पॉइंट के फॉर्म में। प्रूव आपको ये करना है, दैट इज, इफ अ कंडक्टर इज मूविंग विथ कांस्टेंट v इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो आपको ये प्रूव करना है कि उसके एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है, ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या लिखा है, v क्रॉस बी डॉट एल इफेक्टिव। क्रॉस प्रोडक्ट भी इसमें है, डॉट प्रोडक्ट भी इसमें है, ध्यान रखना। ये प्रूव करना है आपको उस एक्सप्रेशन के लिए, ये प्रूव करना था आपको इसमें, कि एल इफेक्टिव लेने के बाद भी, पहले तो एल इफेक्टिव लोगे ये प्रूव करना, और फिर ये भी प्रूव करना है आपको कि एल इफेक्टिव लेने के बाद वी क्रॉस बी डॉट एल इफेक्टिव, इसका एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन आएगा। अभी सिर्फ यहाँ तक नोट करो।
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है, ये मैं समझाऊंगा। ये तो उस डेरिवेशन का ही पार्ट था कि डेरिवेशन का एंड रिजल्ट है जो आपको डिराइव करके आज देखना है। वो जो एंड रिजल्ट आएगा कि एल इफेक्टिव इतना आना चाहिए, और एल इफेक्टिव आने के बाद वी क्रॉस बी डॉट एल इफेक्टिव, ये तो आपको प्रूव करना है। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चंस के लिए अभी ये यूजफुल भी होगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो मोशनल ईएमएफ आया है, ये जो मोशनल ईएमएफ अभी जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये मोशनल ईएमएफ, ये जो आया है ना, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी कब? जब इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं। ये जो तीन वेक्टर्स हैं, देखो तीन वेक्टर्स कौन से हैं? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर। इन तीनों वेक्टर्स में से अगर कोई भी दो पैरेलल हो गए, कोई भी दो पैरेलल हो गए, इफ एनी टू आर पैरेलल, या फिर पैरेलल तो कोई भी नहीं है पर ऑल थ्री आर कोप्लेनर। पर ऐसा क्यों? इसको अपन समझते हैं डिटेल में। देखो, ये एनी टू आर पैरेलल पहले समझते हैं। कोई भी दो अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा? देखो, वी और बी अगर पैरेलल हो गए तो आपको वैसे ही पता है, वी क्रॉस बी साइन 0 डिग्री वैसे ही जीरो हो जाएगा। वी और बी पैरेलल हो गए तो आपको समझ में आता है ना? सपोज अगर वी एंड बी आर पैरेलल, तो हमें पता है कि रिजल्ट विल बी 0 डिग्री, जीरो, रिजल्ट विल बी जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा। पर सवाल ये है कि अगर मान लो वी और बी पैरेलल तो नहीं है, बट सपोज ये दोनों पैरेलल है, अब बताओ क्या होगा? अभी देखो क्या होता है, जैसे आप वी क्रॉस बी निकालोगे, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आती है? वी क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। सबको पता है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ऐसी होती है। और आपने कहा कि एल और बी आर पैरेलल, तो इसका मतलब वी क्रॉस बी अगर बी के परपेंडिकुलर है, इफ वी क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, देन वी क्रॉस बी विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू एल। समझ में आ रहा है? नहीं आया होगा ना तुम्हें? एकदम से नहीं आया होगा। आ गया क्या? अरे वाह! कैसे आ गया समझ में इतनी जल्दी इस बार? सही में नहीं आया? अच्छा चलो, एक दो लोगों को सही में नहीं आया तो हम फिर से बता देते हैं। देखो, और कम कर देते हैं स्पीड इसमें। और क्या कर सकते हैं बताओ? देखो, हम बोल रहे हैं कि तीन वेक्टर्स हैं, वी, बी, और कभी कभी समझने की खुद से कोशिश ही मत करना, ठीक है सब? हमेशा इंजीनियरिंग का कंसेप्ट ही ये समझ लो कि कभी खुद से कुछ समझना ही मत है ना। इंजीनियरिंग में सब लोग आपको आगे समझा देंगे सारी चीजें। कभी खुद से कभी एफर्ट नहीं लगाना, इसी को हम इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है? ये देखो तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है? चलो, कोई भी दो पैरेलल हो गए तो कौन दो पैरेलल हो सकते हैं? इसमें तीन केस हो सकते हैं। कोई भी दो पैरेलल होने का मतलब वी इज पैरेलल टू बी, या फिर बी इज पैरेलल टू एल, या फिर वी इज पैरेलल टू एल। ये कोई भी दो पैरेलल होने का तो यही मतलब होता है, तीन में से कोई भी दो पैरेलल होने का मतलब। चलो अब मान लो ये दोनों पैरेलल थे, तो वी क्रॉस बी कितना होगा? जीरो। तो ई कितना आएगा? वैसे ही दिख रहा है, जीरो आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो बी और एल पैरेलल हो गए, तो पहले तो मुझे बताओ वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? इट इज परपेंडिकुलर टू बी। पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, अब ये अगर क्लियर हो गया, और मुझे बताओ कि बी एंड एल आर पैरेलल, ये दोनों तो पैरेलल हैं, तो जो बी के परपेंडिकुलर हुआ वो एल के भी तो परपेंडिकुलर होगा। जो बी के परपेंडिकुलर है वो एल के परपेंडिकुलर क्यों नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है, बी और एल। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर वी क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी,
एंड सिंस बी एंड एल आर पैरेलल तो इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एल। तो चाहे वो उसको बी के परपेंडिकुलर बोल दो, और अब चाहे उसको एल के परपेंडिकुलर बोल दो। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो मैं बोल रहा था इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा। दो परपेंडिकुलर, अब ये भी नहीं पता होगा ना आपको, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है इसका। फिर कैसे आएगा समझ में, बताओ। जीरो होता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि इसका भी ईएमएफ आएगा जीरो। और जैसे आपने सेकंड वाले के लिए प्रूव करा, थर्ड वाला भी वही है। वी और बी में से अगर ये बी की जगह वी के पैरेलल हो जाएगा तब भी ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हो आप, सेम टू सेम। तो देखो, तीन में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो आपको कोई ईएमएफ नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, वैसे क्या है ना, एक्चुअली ये सब अभी हमें समझाना ज्यादा पड़ रहा है, पर ये जब आप मैथ्स में वेक्टर्स एंड थ्री पढ़ लोगे तो ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह वैसे ही पढ़ते हो आप। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये इस टाइप के प्रोडक्ट आप वैसे ही पढ़ते हो मैथ्स में, तो आपको उनकी प्रॉपर्टीज ही पढ़ाई जाएगी तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अभी तो क्या है कि आपने वेक्टर्स एंड थ्री डी अभी तक मैथ्स में शायद पढ़ा नहीं होगा, तो हमें बताना पड़ रहा है इतना एफर्ट देकर। वरना ये सब कुछ आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे। काफी लोगों को जिनको डायरेक्शन में प्रॉब्लम आती है क्रॉस प्रोडक्ट की, उन्हें वेक्टर्स में आके समझ में आएगा कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। अब तीसरा पॉइंट देखो, ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये तो हमने प्रूव कर दिया। ये प्रूव करके बता सकते हो अगर तीन वेक्टर्स को प्लेनर है तब भी जीरो होगा? क्या ये प्रूव कर सकते हो कि तीन वेक्टर्स को प्लेनर होने पर भी जीरो होगा? कैसे, बताओ। जैसे तीनों को प्लेनर हो गए, सपोज वी, बी और एल, तीनों को प्लेनर हो गए, तो पहली बात तो क्या होगा कि वी क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ आएगी, बताओ। वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी। और एलबीसी प्लेन में कहीं, आपने बताया ना अभी, एलबीसी प्लेन में कहीं छुपा हुआ है। सपोज एल इस प्लेन में, एल इस प्लेन में यहाँ कहीं था। अब बताओ कि ये जो एल है और ये वी क्रॉस बी, ये परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालो इनका, फिर से जीरो आ जाएगा। तो ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मोशनल ईएमएफ इज जीरो अगर तीन में से कोई भी दो पैरेलल हो गए तो भी जीरो, और अगर कोई भी पैरेलल नहीं है, कोई भी पैरेलल नहीं है, पर अगर तीनों कोप्लेनर है तब भी जीरो। लिख लो भाई, इसको लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो, बड़ा जरूरी पॉइंट है। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तो समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं जो कुछ अभी हमने पढ़ा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये रॉड में दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, देख रहे हो, दो एक्सट्रीम एंड्स, मतलब मैं इसका नाम भी दे देता हूँ, है ना, दो एक्सट्रीम एंड्स को लिख देते हैं, क्या लिखें, पी और क्यू लिख दें, या ए और बी भी लिख सकते हैं, पर काम करते हैं, चलो ए और बी लिख देते हैं, ए और बी। अब ट्राई करो।
बिल्कुल सही। चलो, काफी लोगों का आंसर आ गया है, अब समझते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं हमेशा रिकमेंड क्या करूंगा आपको कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकाल लो। ठीक है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकाल लो। देखो, पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा कंपोनेंट यूजलेस है, कौन सा कंपोनेंट है जो यूजलेस है। वी कॉस थीटा अल्टीमेटली यूजलेस होगा, क्यों? क्योंकि वो और लेंथ पैरेलल हो रहे हैं। वी कॉस थीटा और लेंथ पैरेलल हो रहे हैं, तो वैसे भी हमें पता है कि उसका कोई फाइनल जो रिजल्ट होगा उसमें से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अल्टीमेटली आप वी कॉस थीटा को निगलेक्ट करके वी साइन थीटा पर फोकस करो। अब देखो, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो याद है हमने इसी के तो डिराइव किया था बीएलवी। तीनों जब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तभी तो बीएलवी आया था। देखो, वेलोसिटी, यही तो डायग्राम आप समझना। अगर समझने की कोशिश करो तो ये देखना, ये डायग्राम वही है जो भी हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में। वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर। तो आंसर क्या आया था हमारा, बीएलवी आया था। तो एक काम करते हैं, पहले से वैल्यू निकालते हैं, डायरेक्शन बाद में लिखेंगे। बी एल वी। अब थोड़ी सी हेल्प करो मेरी इस बात को फाइंड करने में कि हायर पोटेंशियल कौन है, लोअर पोटेंशियल कौन है, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ अब। अच्छा, वैसे आप लोग पहले बताओ मुझे, हायर और लोअर कौन सा दिख रहा है आपको? इसमें से हायर पोटेंशियल कौन सा दिख रहा है आपको, ए या बी? कैसे पता करते हो आप लोग? देखो, पता करने के लिए अब आपको बताता हूँ पता कैसे करते हैं इसको। बाकी सब भूल जाओ, ये सब डायग्राम वायग्राम कंफ्यूजन हो जाता है इससे। अरे, इससे मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अब देखो, अब हम ये बोल रहे थे कि अब आप सिर्फ इस वेलोसिटी पे फोकस करो, सिर्फ उस वेलोसिटी पे वी साइन थीटा पे फोकस करो। यहाँ आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। जरा वी क्रॉस बी निकाल के देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए। वी ऊपर है, बी अंदर है, वी क्रॉस बी कहाँ जाएगा? वी ऊपर है, बी अंदर है, वी क्रॉस बी कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, पर ये तो इलेक्ट्रॉन है। पहले तो डायरेक्शन देख लो, समझ में आ रहा है? वी क्रॉस बी की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, ये किसी को क्लियर नहीं तो ये बताओ। वी क्रॉस बी जो निकाल रहा हूँ, ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है। पहले तो ये देख लो, वी क्रॉस बी लेफ्ट में जा रहा है, ये बता दो पहले। वी ऊपर है, बी अंदर है, कोई सा रूल जो आपकी मर्जी हो वो यूज करो। हर रूल से आपको वी क्रॉस बी लेफ्ट में आता हुआ दिखेगा। अब अगर वी क्रॉस बी लेफ्ट में आ रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, राइट में लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब ए इज एट हायर पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वी बी आपका आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन हो बता दो, तो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम और क्वेश्चन देंगे। वी कॉस थीटा में कंफ्यूजन है, ऐसा कहना चाह रहे हो? ठीक है, देखो, वी कॉस थीटा का क्या हुआ, वी कॉस थीटा का कुछ नहीं हुआ, वी कॉस थीटा काम में नहीं आया हमारे। क्यों नहीं आया, देखो, ये जो वी कॉस थीटा होगा, ये वी कॉस थीटा और ये जो लेंथ है, ये आपस में दो पैरेलल वेक्टर्स हैं। हमने क्यों लिखा फिर, गलती कर दी हमने लिखकर, बस। हमने हमने उसको लिखकर गलती कर दी, उसका कोई रोल तो था नहीं, सही बात है। ठीक है, हायर पोटेंशियल रिपीट कर देंगे, चलो 1 मिनट रुको। अरे, गलती कर दी का मतलब वो बोल रहा है कि वी कॉस थीटा क्यों लिखा, अब हम इसका क्या जवाब दें? हमने तो वेलोसिटी रिजॉल्व करके सिखाया ना कि भाई वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, साइन थीटा का यूज करना है, कॉस थीटा का यूज नहीं आया, तो वो पूछा कि क्यों लिखा फिर जब यूज नहीं आना है तो। अब इसका हम क्या जवाब देंगे बताओ? कोई लॉजिकल बात करोगे तो हम लॉजिकल जवाब देंगे, अब इसका हम क्या आंसर दें आपको कि वी कॉस थीटा क्यों लिखा, अगर यूज नहीं है तो? वेलोसिटी रिजॉल्व करके बताना तो पड़ेगी ना कि दो कंपोनेंट में से किसका यूज है किसका नहीं है। ठीक है,
अच्छा आंसर में बोल रहे हो तो ऐसा बोलो ना यार। है, ये तो ऐसा बोलना चाहिए ना कि आंसर में ही हमने गलत लिखा है। फिर हाँ ऐसा बोला करो ना, हमें कैसे पता चले आप क्या बोल रहे हो। अब देख लो, पहले तसल्ली कर लो, उसके बाद हम पॉजिटिव नेगेटिव जिसको क्लियर नहीं हुआ वो बताएंगे डायरेक्शन। नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात ही नहीं है, इस पे क्या डरोगे। अब समझ में आ गया ना, हम क्या डरा रहे थे क्या आपको। हम क्या कोई डरा थोड़ा रहे थे आपको, हम तो बता रहे थे। से कोई डराना थोड़ा ना बोलते हैं। हमने कभी डांटा भी नहीं आप लोगों को अभी तक तो कभी। ठीक है, अब चलो जिसको डायरेक्शन की दिक्कत आ रही है वो देखिए। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन है। वी ऊपर है, मतलब वी साइन थीटा ऊपर है, और बी अंदर है। ये देखो इन्वर्ट, मतलब समझ रहे हो, ये इन्वर्ट डायरेक्शन है, इसको नेगेटिव जेड बोलूंगा मैं। ये नेगेटिव जेड है। आप राइट हैंड रूल यूज करो, चाहे राइट हैंड थंब रूल यूज करो, चाहे राइट हैंड पाम रूल यूज करो। वी क्रॉस बी कहाँ आ रहा है देखो, माइनस आई कैप में यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब अगर ये माइनस आई कैप में आ रहा है इसका मतलब क्या है, वी साइन थीटा क्रॉस बी, ये जो दो वेक्टर्स थे, बी इफेक्टिव जो आ रहा है क्रॉस बी जो आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस का, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर आगे। आगे क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इधर, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। बिल्कुल सही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भूल कर इसकी जगह हम यहाँ पर इस तरह से एक नई रॉड लगा देंगे, इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव। अच्छा बताओ एल इफेक्टिव कितना होगा इस बार, 2 आर। फिर वैल्यू वाइज क्या होगा, बी इंटू एल इंटू वी, क्योंकि वी तो परपेंडिकुलर, देखो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी अपवर्ड है, बी इनवर्ड है, लेंथ एक्स एक्सिस पर है, वेलोसिटी वाई एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पर है, इसलिए डायरेक्टली बी एल वी जो हमने डिराइव किया था सबसे पहले। अब हायर कौन है लोअर कौन है बताओ, हायर एंड हायर पोटेंशियल पॉइंट कौन है, लोअर पोटेंशियल पॉइंट कौन है, ये तो अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, ये देखो। वी साइन थीटा के कारण ए हायर पर था, बी लोअर पर था, लेफ्ट हायर राइट लोअर।
इसमें नोट मत करो यार इसको, अभी ना एक काम करो, नोट मत करो, बस मुझे आंसर बता दो, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जैसा ही तो है ये। बस आप लोगों को डायरेक्शन की प्रैक्टिस हो जाए एक बार इस क्वेश्चन में। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखो क्या करेंगे बताओ। पहले तो हम लोग लेंगे एल इफेक्टिव, ये एल इफेक्टिव लेके सब भूल जाना। फिर लेंथ है वाई एक्सिस पर, वेलोसिटी है एक्स एक्सिस पर, फील्ड है जेड एक्सिस पर, तीनों परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, बी एल वी। अब हायर कौन लोअर कौन कैसे पता करेंगे। मान लो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, वी इधर है बी अंदर है, तो वी क्रॉस बी कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। वी पॉजिटिव एक्स में है, बी इनवर्ड्स है, तो वी क्रॉस बी निकाल के देखो आपको मिल जाएगा, वी क्रॉस बी कहाँ आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है। वी क्रॉस बी अपवर्ड आने का मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। नीचे लगने का मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, ए इज एट हायर पोटेंशियल। वैसे आप देखना मैंने कुछ नहीं करा है, लास्ट वाला डायग्राम जो था और इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा फ्लिप कर दिया है बस, और कुछ नहीं करा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ए हायर पोटेंशियल पर क्यों है। सिनेरियो थोड़ा सा बस फ्लिप करके क्वेश्चन हल्का सा चेंज कर दिया, कंसेप्ट वही रिटेन करना है अपने को। और बल्कि अब एक बात बताऊं आपको, अब और जल्दी करना हो ना एग्जाम में, तो आप तो क्या करा करो, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन देख लो, क्योंकि हमें पता है कि वी क्रॉस बी की डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव पोटेंशियल की होगी। तो देखो ना हर बार वही तो हो रहा है, वी क्रॉस बी अगर ऊपर आ रहा है तो ऊपर ही पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। आप इफेक्टिवली समझ लो, पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो उस पर फोर्स कहाँ लगता, ऊपर लगता, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए बस, सिंपल सी बात है ना, तो वी क्रॉस बी से निकाल लो। यहाँ 1 मिनट के लिए रुकेंगे पहले हम, पहले सबसे पूछ लें, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को इसमें कुछ डाउट, कुछ याद आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो फिर बार बार क्वेश्चन मत लिखो, बार बार क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ बना के डायग्राम के आगे आंसर लिखना है। बार बार क्वेश्चन लिखने का मतलब नहीं, सेम ही क्वेश्चन है वो तो, डायग्राम चेंज हो रहे हैं बस। चलो सही है, सबको समझ में आ तो रहा है, क्योंकि आंसर सही आया है इसका भी, जीरो, सिंपल सी बात है, जीरो आएगा, क्यों आएगा। इस बार तो सोचना ही मत ज्यादा इसमें, क्योंकि ये देखो लेंथ की इफेक्टिव वैल्यू और वी दो पैरेलल वेक्टर्स हो गए, एल इफेक्टिव और वी दो पैरेलल वेक्टर्स हो गए, तो आंसर जीरो, दो कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गए, हमारा आंसर जीरो आएगा। इसमें आंसर क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। अरे जल्दी बताओ आंसर क्या आया।
लाओ हम ही सॉल्व कर देते हैं। ये लो कर दिया हमने सॉल्व, देख लो। अल्टीमेटली एल इफेक्टिव लोगे बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी, सॉरी यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। वैसे तो समझ में आ रहा है कि आपको एल इफेक्टिव ये वाला लेना है, और ये एल इफेक्टिव कितना होगा, ये एल इफेक्टिव इसके इक्वल होगा। ये दोनों एल इफेक्टिव इक्वल होंगे, तो देखो अल्टीमेटली ये एल इफेक्टिव कितना आएगा, ये एल है तो कितना हो जाएगा, √2L। तो यहाँ से ए से बी तक, ए से बी तक आप लोगे √2L। बस आपका आंसर डायरेक्ट है। अब ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, देखो √2L लेना है बस 2R की जगह। क्या लिखेंगे, VA - VD, VA - VD इज इक्वल टू BLV। वैल्यूज रख लोगे ना, जो वैल्यूज दी हुई वो रख लेना, आंसर मिल जाएगा √2। यही क्वेश्चन याद करो हमने किया था फैराडेज लॉ में। चलो एक आंसर आया 0.075, सॉल्व करके देखें। चलो इसमें हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ईएमएफ निकाल लेते हैं। ईएमएफ होगा BLV, कितना आएगा, फिर से लिख देते हैं। स्टेप नंबर 1 हम ईएमएफ निकाल रहे हैं। ईएमएफ होगा BLV 0.15।
और उसके बाद हीट जनरेटेड V² by R इंटू टी। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। ये करंट निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, डायरेक्टली कर लो। आप करना है तो I²RT से कर लो, बात तो ही पड़ेगी आपको, है ना। जैसे करना है वैसे कर सकते हो दोनों मेथड से, मोरलेस एक ही बातें हैं वो दोनों। चलो अब इसके बाद इमोशनल ईएमएफ का एक स्पेशल केस आता है जो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें मिलता है, वो होता है इमोशनल ईएमएफ जनरेटेड इन अ रोटेटिंग रॉड। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक रॉड है जिसका नाम है रॉड ए बी। रॉड की लेंथ है एल, मैग्नेटिक फील्ड है बी, और ये रॉड रोटेट कर रही है ओमेगा से। तो हम क्या करेंगे, इस रॉड में आर डिस्टेंस पर डी आर लेंथ का एक एलिमेंट लेंगे, आर पर डी आर, एल पर डी एल। ठीक है, वैसे भी मैं आर पर डी आर ले रहा हूँ देखो। तो हम क्या करेंगे, इस रॉड से आर डिस्टेंस पर रॉड से आर डिस्टेंस पर ये डी आर। सिर्फ इस डिफरेंशियल, हाँ पाइवोटेड है, वो नीचे पाइवोटेड है, वो दिख रहा है, ए पॉइंट पर पाइवोटेड है। अब इस पॉइंट पर इस एलिमेंट की वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी से बताओ, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। सिर्फ उस डिफरेंशियल एलिमेंट में ईएमएफ कितना जनरेट होगा, डी एल वी। देखो बी एल वी, बी एल वी, एल कितना है डी आर, उस छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, उसकी लेंथ है डी आर, और उसके लिए वी है आर ओमेगा, और तीनों परपेंडिकुलर। देखो लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, डी आर और वी परपेंडिकुलर है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो दोनों के परपेंडिकुलर है। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स बनेंगे, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस नेट में कितना आएगा। नेट में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी इनटू ये वाला कंप्लीट टर्म। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट होगी आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू एल तक। कितना आ रहा है ये, बी ओमेगा कांस्टेंट, आर का इंटीग्रेशन R²/2, मतलब बी ओमेगा L²/2। अच्छा, इसमें मुझे ये बता सकते हो कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पर होगा। देखो वी क्रॉस बी निकाल के देखो, वी क्रॉस बी निकाल के देखो, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन जहाँ आएगी, बिल्कुल सही, बी इज एट हायर पोटेंशियल। देखो वी इधर है, बी अंदर है, तो वी क्रॉस बी, बी इधर है बी अंदर है ना, समझ में आना चाहिए डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ मैं। बी इनवर्ट्स है, इनटू द प्लेन है। 3D में बनाना उसको मुश्किल है, पर समझ में आ रहा होगा। बी इनवर्ट्स, जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो आ रही है ऊपर, ऊपर मतलब यहाँ बी की तरफ, बी के डायरेक्शन में आ रही है। तो उसको ऐसा लिख दूँ, बी इज एट हायर पोटेंशियल, इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में। पर ये देखो हर बार भी ऐसा जरूरी नहीं हायर पोटेंशियल पर हो सकता है कि रॉड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए रोटेशन चेंज कर देता, तो ए हायर पोटेंशियल पर हो जाता। इसीलिए ध्यान रखना, साइन तो आपको खुद ही डिसाइड करना है क्वेश्चन में, साइन तो डिसाइड आपको ही करना है क्वेश्चन में। नोट करो।
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पाइवोट करा है कहाँ पर? सेंटर जो दिख रहा है वहां पर। लेंथ है टोटल 2L। पर पूछा तो कुछ और ही है। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है बी, और उससे L/2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट है ए, पूछा तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये ओमेगा सही से बना देते हैं थोड़ा और अच्छे से। ये ओमेगा ऐसा है कुछ। एक आंसर आया है B ω L²/8, देखते हैं। दो आंसर आए हैं B ω L²/8। चलो अब सॉल्व करके देखते हैं क्या करना चाहिए। इसको बोल देते हैं O। जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है उसको हम बोल देते हैं O। तो पहले आप एक काम करो, VB - VO निकाल लो। VB - VO कितना होगा? B ω L²/2। फिर आप निकालो VA - VO। B ω L/2 का स्क्वायर/2। इसमें तो डाउट नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमने डेरिवेशन किया है सेंटर से रोटेशन के लिए, है ना। V = R ω तो सेंटर से आता है रोटेशन के लिए, और उसके बाद इंटीग्रेट किया है। तो आपको करना पड़ेगा, सेंटर से ए और बी का डिस्टेंस देखो, और सेंटर से ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। फिर अब इनडायरेक्टली ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। कर लोगे? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रिजल्ट अब, है ना, कुछ करना नहीं है। VB - VA 2 - 1 कितना आएगा बताओ? B ω 1/2 - 1/8 कितना आता है ये? 3/8 आता है। अच्छा ठीक है चलो। पहले तो आप लोगों ने कुछ और आंसर बताए थे मुझे। जितने भी स्टूडेंट्स सब लोगों ने मुझे पहले तो शायद कुछ और आंसर बताया था। चलो कोई बात नहीं, पर अब मेथड क्लियर हो गया, है ना। हाँ सबने जल्दी जल्दी में ये सोचा L/2 ले लेते हैं। और अच्छा 3 टाइप का ना रह गया था ऐसा। अच्छा अच्छा, एग्जाम में मत ऐसा कर देना। हम तो मान लेंगे, एग्जाम वाले नहीं मानेंगे। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ।
बिल्कुल सही। सबसे पहले अब देखो, अब तो आपको मेथड पता ही है ना। सबसे पहले वी ए माइनस वी ओ निकालेंगे, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू। फिर वैसे ही वी बी माइनस वी ओ फाइंड करेंगे। कैसे? बी ओमेगा एल रूट टू का स्क्वायर बाय टू, ये एल रूट टू। फिर आप डिफरेंस निकाल लो। कितना आ रहा है ये? कितना हो जाएगा ये? वन माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू आना चाहिए। प्लस आएगा ना, सॉरी। सेकंड में से वन माइनस करेंगे तो वन माइनस वन बाई टू इतना आएगा। चेक कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट हो सकता है गलती हो जाए, तो रेंडमली देख के हमने लिख दिया जो दिख रहा है अभी आंसर। चेक कर लेना। नहीं नहीं, नेगेटिव चेक कर लेता हूँ मैं। देखो वी बी माइनस वी ए ज़्यादा है ना, हम ज़्यादा में से कम माइनस करें नेगेटिव नहीं आएगा। ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा है, ये वाली क्वांटिटी कम है, नेगेटिव नहीं आएगा। वो ए माइनस बी में होता है, ये सही है। चलो अब, कल तो आपका टेस्ट है ना? तो अभी कुछ एक्स्ट्रा इसमें एडिट वर्क नहीं दे रहे, बट हो सकता है कि संडे मॉर्निंग हम आपको कुछ असाइनमेंट फिर पोस्ट कर दें टेस्ट के बाद के। तो सैटरडे तो आप टेस्ट दो, टेस्ट की एनालिसिस करो, पेपर की एनालिसिस करो पेपर देने के बाद। और एक बार ये जो ईएमआई वाला टॉपिक है, जिन लोगों ने एचसीवी से रीड नहीं करा है वो रीड कर लो, क्योंकि आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह आने वाला है, जो कि अब समझने के लिए आपको पहले से एक बार पीरीड करके आना पड़ेगा। तो सबसे पहला होमवर्क तो आपका यही है कि सेल्फ इंडक्टेंस पूरा पढ़ के आना है आपको, क्योंकि ये अब इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट होने वाली है कुछ। ठीक है? अभी तो अब तक टॉपिक थ्योरेटिकल चला था, अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएंगे जब आप सेल्फ इंडक्टेंस समझ लोगे, तो ये पढ़ के आना है। एंड अपना एचसीवी से पूरा टॉपिक ईएमआई पूरा, बस इतना होमवर्क है। और दूसरा होमवर्क क्या है? दूसरा होमवर्क आपका है पेपर की एनालिसिस करनी है पेपर देने के बाद। ठीक है? तो उसके बाद हम लोग आपको होमवर्क, अगर लगा था संडे के दिन कुछ होमवर्क देना है, ऐसा लगा कि संडे के दिन आप लोग फ्री हो कुछ होमवर्क देना, तो संडे मॉर्निंग हम भी कुछ पोस्ट कर देंगे। ठीक है? चलो इसको यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, आगे फिर नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट।